इंडिया 360 में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं जो आ रही है कमोडिटी मार्केट से। कोहराम मचा हुआ है कमोडिटी मार्केट में। सोने चांदी में भारी गिरावट नजर आ रही है। एमसीएक्स पर सोना 600 रुपए से ज्यादा लुढ़क चुका है। क्रूड की बात करें, यहां पर भी गिरावट है। WTI क्रूड में 5% से ज्यादा गिरावट है। इस उठापटक को लेकर ज्यादा जानकारी लेते हैं। कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा इस वक्त हमारे साथ है। मृत्युंजय, अक्रॉस ऑल कमोडिटीज हम देख रहे हैं जबरदस्त उठापटक। सबसे पहले सोने चांदी में इस भारी गिरावट के पीछे क्या वजह है? देखिए, बहुत जबरदस्त पैनिक मचा हुआ है इस वक्त स्वाति पूरे कमोडिटी मार्केट में, और कोहराम का माहौल बना हुआ है। बहुत तेज गिरावट है बुलियन में, क्रूड में, मेटल में, नेचुरल गैस में। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह, जो अभी आपने गोल्ड और सिल्वर को लेकर सवाल पूछा, तो इस वक्त एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव, मतलब ये जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद जो 2000 रुपए तक की तेजी गोल्ड में आ गई थी, उसमें इस वक्त करीब करीब 600 रुपए की कमी आ गई है। मतलब एक झटके में 10 ग्राम सोने के दाम 600 रुपए कम हो गए हैं और 51,500 रुपए के नीचे वायदा बाजार में गोल्ड का भाव आ गया है। और जो लोग ज्वेलरी खरीदने जाएंगे, जो 22 कैरेट गोल्ड का रेट होगा, वो उनको 51,000 से कम के लेवल में ही मिलेगा। पहली बात। जो दूसरा सवाल था आपका कि आखिर इतनी गिरावट क्यों आई है, इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह इस वक्त की यह है कि लंबी छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजार आज ओपन हुए हैं और यूएस मार्केट में बहुत तेज गिरावट है, तेज बिकवाली है। मार्केट में इस बात की आशंका गहरा गई है कि जो मंदी की बात हो रही है अमेरिका में और बाकी देशों में, वो चिंता लगातार बढ़ रही है और मंदी की चिंता से मार्केट में पैनिक का माहौल बना हुआ है। और आपका सवाल ये हो सकता है कि जब मंदी की बात होती है तो गोल्ड के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस बार गोल्ड के दाम गिर क्यों रहे हैं? तो गोल्ड के दाम गिर इसलिए रहे हैं क्योंकि मंदी के बीच इस बात की आशंका भी बार बार बढ़ रही है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बहुत तेजी से ब्याज दरें आगे बढ़ाएंगे और इस आशंका से गोल्ड की कीमतों में बहुत गिरावट आई है। आपको याद होगा कि आज ही डॉलर इंडेक्स ने 106 के लेवल को पार किया है, जो 20 साल में सबसे बड़ी तेजी है डॉलर के इंडेक्स में। तो डॉलर का बढ़ना, ब्याज दरों का बढ़ना, ये गोल्ड के लिए बहुत निगेटिव माना जाता है और यही वजह है कि इस वक्त गोल्ड की कीमतों में दुनिया भर में के बाजारों में बहुत तेज गिरावट दिख रही है। स्वाति। मृत्युंजय, कच्चे तेल में भी गिरावट है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रेंट WTI क्रूड में 5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। और कितना गिरेगा ये? कच्चे तेल को लेकर तो ये खबर और भी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अमेरिका जिस देश में मंदी की पहली बात हो रही है, जहां पर इकोनॉमी को लेकर ज्यादा चिंता है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का। लिहाजा अगर वहां पर मंदी की बात भी होती है, भनक भी लगती है, तो कच्चे तेल में बहुत तेज गिरावट आ जाती है। और आज भी यही हुआ, जब मार्केट में, इक्विटी मार्केट में एक पैनिक का माहौल बना और जब ये मंदी की बात बार बार हो रही है, चिंता बढ़ रही है, तो कच्चे तेल में इस आशंका को देखते हुए गिरावट बढ़ रही है कि अमेरिका जैसी इकोनॉमी में अगर तेल की डिमांड कम हो जाएगी तो ग्लोबल मार्केट में जो सप्लाई के हालात है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे, मतलब डिमांड के मुकाबले सप्लाई बढ़ जाएगी। लिहाजा उस आशंका को देखते हुए बहुत तेज गिरावट आई है। 5% से ज्यादा इस वक्त ब्रेंट के दाम गिर गए हैं। $107 के नीचे ट्रेड हो रहा है ब्रेंट में। और सिटी ग्रुप ने नया अनुमान ये दिया है कि अगर ये मंदी का खतरा बढ़ता है या मंदी की बात आगे और पुख्ता होती है, मजबूत होती है, तो ब्रेंट क्रूड का भाव $65 प्रति बैरल, आप अंदाजा लगाइए कि $65 प्रति बैरल तक भी कच्चे तेल का भाव आ सकता है। ये बात सिटी ने कही है कि अगर अमेरिका में और दुनिया के बाकी देशों में मंदी की चिंता बढ़ती है तो। जी, बहुत धन्यवाद मृत्युंजय, आपका करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यही है, कमोडिटी मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट, वहीं कच्चा तेल भी इस वक्त गोते लगा रहा है। दोनों ही खबर पर डिटेल एनालिसिस के लिए मृत्युंजय हमारे साथ थे। आइए अब दिन भर की 10 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। आज सुबह से ही कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही हर टेलीविजन चैनलों पर भारी बारिश की खबरें छाई रही। खबरों के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। अगले 4 दिनों में देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली, मुंबई समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर अमरनाथ यात्रा पर आज से रोक लगा दी गई है। ये फैसला बिगड़े मौसम और भूस्खलन की आशंका के चलते लिया गया है। जब तक मौसम साफ न हो जाए तब तक तीर्थ यात्रियों को कैंप में ही रुकने की सलाह दी गई है।
पिछले हफ्ते शुरू हुई बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी जोश देखा जा रहा है। 30 जून के बाद से अब तक 72,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन किए हैं। यात्रा 11 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी। मॉनसून की खबरों के साथ नुपुर शर्मा से जुड़ी खबरें भी छाई रही। नुपुर शर्मा के भड़काऊ बयान पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी को लेकर देश के 117 हस्तियों ने बयान जारी किया है। 15 रिटायर्ड जजों, 77 रिटायर्ड नौकरशाहों और 25 सेना से रिटायर्ड अधिकारियों ने खुला पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारडीवाला की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बयान में कहा गया कि इस तरह के अपमानजनक बयान का न्यायपालिका के इतिहास में पहले का कोई उदाहरण नहीं है। इसमें मांग की गई है कि जस्टिस सूर्यकांत के सेवानिवृत्त होने तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर से हटा दिया जाना चाहिए। इधर ट्विटर केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए आईटी कानून को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कंपनी का आरोप है कि कुछ अफसर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा कंपनी कुछ नियमों का जुडिशियल रिव्यू कराना चाहती है। इसके लिए कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। आईटी मिनिस्ट्री ने कुछ दिन पहले ही ट्विटर को वार्निंग दी थी। इसमें कहा गया था कि अगर वो आदेशों का पालन नहीं करती तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। कानपुर हिंसा के मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने क्राउड फंडिंग के आरोपी बिल्डर हाजी वसी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी हाजी वसी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। आरोप ये कि हाजी वसी ने कथित तौर पर 3 जून की कानपुर हिंसा के लिए चंदा दिया था और तब से फरार था। आरोपी बिल्डर हाजी वसी को कानपुर लाकर उससे पूछताछ की जाएगी। दिल्ली में आयोजित खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में कई राज्यों के मंत्रियों के नहीं आने पर केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कड़ी फटकार लगाई। आज की बैठक में दिल्ली, राजस्थान, बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश के मंत्री शामिल नहीं हुए। इन राज्यों के मंत्री बैठक में न तो ऑफलाइन और न ही ऑनलाइन तरीके से जुड़े। इसको लेकर केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने इन मंत्रियों को मीडिया के सामने ही कड़ी फटकार लगा दी। गोयल ने कहा कि सभी राज्यों को इस साल की 31 जनवरी तक की फूड सब्सिडी की बकाया राशि मिल जाएगी अगर वो 30 सितंबर तक पूरा डाटा केंद्र के साथ साझा करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने के बाद आज पहली बार देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे। शहर पहुंचने पर बीजेपी के नेताओं के साथ ही नगरवासियों ने अपने नेता का जोरदार स्वागत भी किया। उन्होंने हवाई अड्डे से रोड शो निकाला जिसमें भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बताएं, उद्धव सरकार के मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में महाराष्ट्र के 2 शहरों के नाम बदलने का निर्णय लिया गया था, जिसे लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो इन निर्णयों को कायम रखेंगे। फडणवीस ने कहा कि वो खुद भी इन्हीं विचारों के हैं, लेकिन उद्धव सरकार के निर्णय पर नई सरकार फिर से मुहर लगाएगी क्योंकि इन निर्णयों को लेने का तरीका गलत था। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार 19 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र की जांच 20 जुलाई को होगी और नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र 22 जुलाई तक वापस भी ले सकेंगे। देश का अगला उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी। आपको बताएं, मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। कर्नाटक के हुबली में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सरल वास्तु से मशहूर हुए चंद्रशेखर गुरुजी की आज दिन दहाड़े छुरा घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को बेलगाम जिले के रामदुर्ग से गिरफ्तार किया है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। आइए अब देखते हैं आज की कवर स्टोरी। कोरोना के घटते बढ़ते मामलों को लेकर हर तरफ बात हो रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। मेंटल हेल्थ को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने रिपोर्ट जारी की है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में मेंटल हेल्थ कोरोना से भी बड़ी त्रासदी साबित होगा। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में 97 करोड़ से ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। यानी दुनिया की कुल जनसंख्या में 13% लोग मानसिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन कुल पीड़ितों में 82% लोग लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में रहने वाले हैं। इन देशों में हेल्थ सर्विस बेहतर न होने से भी हालात खराब हो रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पुरुषों के मुकाबले 50% ज्यादा महिलाएं मानसिक दिक्कतों का शिकार हो रही हैं। जहां बच्चे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हो रहे हैं, तो वहीं वयस्कों में बेचैनी और डिप्रेशन ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मानसिक दिक्कतों का वक्त रहते इलाज नहीं किया गया तो ये प्री मैच्योर डेथ की बड़ी वजह बन सकता है। इसके साथ ही इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी घटती है। सिर्फ यही नहीं, जो लोग मानसिक बीमारियों से जूझ रहे होते हैं उनकी दूसरी बीमारियों की चपेट में आने की आशंका भी ज्यादा रहती है। WHO के मुताबिक कमजोर मेंटल हेल्थ से दिल और सांस से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। जो लोग स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं उनका लाइफ स्पैन आम लोगों के मुकाबले 10 से 20 साल कम हो सकता है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन और आर्थिक स्थिति से बिगड़ने पर भी कई लोग मानसिक दिक्कतों के शिकार हुए हैं। रिपोर्ट की माने तो कोरोना महामारी में मानसिक रोगियों की संख्या 20% बढ़ी है। तो भारत की बात करें, यहां पर 5 करोड़ से ज्यादा भारतीय डिप्रेशन के शिकार हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोग एंजाइटी से जूझ रहे हैं। कुल आबादी में से 7.5% लोगों को मानसिक रोग है। यह आंकड़ा कुल आबादी का 20% होने की आशंका जताई गई है। वैसे मनोरोग के कई लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण आप रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। इसमें अचानक बड़ा बदलाव आना भी मनोरोग का लक्षण है। अचानक कोई बहुत ज्यादा सोने लगे या नींद आने लगे या फिर खुद की देखभाल के प्रति गंभीरता अचानक कम हो जाना और समाज से अलग थलग रहना मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा स्कूल, दफ्तर या अन्य जगहों से दूर होना, बात को समझ ना पाना और किसी से घबराने लगना, व्यवहार और स्वभाव में अजीब बदलाव दिखे तो सतर्क होने की बेहद जरूरत है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पारस हॉस्पिटल्स में साइकियाट्री की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ज्योति कपूर। डॉक्टर ज्योति, बहुत स्वागत करते हैं। एक ऐसा मुद्दा है ये जो कि है तो हम सबके सामने, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। अब जब WHO ने रिपोर्ट जारी की तो शायद हम सब सजग हैं इसके प्रति, अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति। लेकिन जब हम भारत में 5 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के डिप्रेशन होने के शिकार होने की बात करते हैं या 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के एंजाइटी से जूझने की बात करते हैं, तो ये तो एक आधिकारिक आंकड़ा है डॉक्टर ज्योति। लेकिन आपको लगता है कि हम अभी भी इतने ज्यादा वोकल हैं अपने मेंटल हेल्थ को लेकर, और ये जो 5 करोड़ या फिर 3 करोड़ का आंकड़ा है ये इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम शायद अपनी मेंटल बीमारियों के बारे में बात नहीं करना चाहते, अभी भी इसको टैबू समझते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जहां तक मानसिक रोगों का सवाल है, अगर आंकड़ों को देखा जाए तो वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग माना जाता है, क्योंकि वो ऐसी चीज है जिसके बारे में किसी ने आगे बढ़ के बात की है। पर बहुत से लोग होते हैं जो अपनी मनस्थिति के बारे में बात नहीं करते हैं, और इसकी एक्सेप्टेंस कि हमें मानसिक रोग हो सकता है या हमें मानसिक परेशानी हो सकती है, या जो चीज से हम गुजर रहे हैं कि हमारा मन अच्छा नहीं है या हमें टेंशन हो रही है, कि ये एक ऐसी चीज है जो बीमारी है और इसका इलाज भी हो सकता है, ये एक्सेप्टेंस अभी भी हमारे समाज में उतनी नहीं है। अगर हम पिछले 2 साल 2.5 साल की बात करें, कोविड के दौरान हमने बार बार मानसिक रोगों के बारे में बात की है, क्योंकि हमारा मन सबसे पहले प्रभावित होता है। अगर कोई बहुत ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो रहा होता है, चाहे वो सुनामी आती है, चाहे वो पेंडेमिक होता है, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसका हमारी मनस्थिति पर ही पड़ता है। और इस तरह का जो इम्पैक्ट है, अगर वो क्रॉनिक हो जाए, वो लगातार चलता रहे, लंबे समय तक चलता रहे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। तो कोविड के दौरान हमने एंजाइटी को, घबराहट की बीमारी को बहुत हद तक बढ़ते देखा था। सो मच सो कि हमने कोविड एंजाइटी स्केल्स भी देखे कि डेवलप हुए रिसर्च के दौरान। और अब धीरे धीरे जैसे कि हमारा
और ज्यादा रिसर्च और डेटा कलेक्ट हो रहा है इस बारे में कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है लोगों के ऊपर कोविड का, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी मानसिक स्थिति पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बीमारियां बहुत हद तक बढ़ी हैं। बच्चों में गेमिंग और इंटरनेट एडिक्शन बहुत हद तक बढ़ी है। अल्कोहल और दूसरी तरह के नशे का सेवन बहुत हद तक बढ़ा है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम इनको मिलकर देखें तो हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत गहरा नकारात्मक असर इसका हुआ है। बिल्कुल, और कुछ आंकड़े भी जो हम दिखा रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए डॉक्टर ज्योति, मानसिक रोग हमें तो परेशानी देता ही है, क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था तक को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसा हम आंकड़ों में दिखा रहे हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी से हर साल $1 खरब का नुकसान देखने को मिल रहा है। मेंटल इलनेस पर 2010 में $2.5 खरब का खर्च आया था। 2030 तक मेंटल इलनेस का खर्च $6 खरब पहुंचने का अनुमान है। हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस है डॉक्टर ज्योति, और जैसा आप बता रहे हैं पिछले 2 साल के बाद तो और भी ज्यादा स्ट्रेस है। लाइफस्टाइल स्ट्रेस भी कई लोगों को होता है, लेकिन ये स्ट्रेस डिप्रेशन या डिसऑर्डर में कब बदल जाता है, ये कैसे मालूम चले? इसके लक्षण क्या है? हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये दरअसल स्ट्रेस नहीं है, ये एक बीमारी की तरफ कोई बढ़ रहा है या हम बढ़ रहे हैं? बहुत वैलिड और अहम क्वेश्चन है ये, और बहुत लोग इस बारे में पूछते हैं, बिकॉज आमतौर पे हमारी धारणा होती है कि तनाव तो सबकी लाइफ में है, स्ट्रेस तो होगा ही। पर एक होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, अगर कोई स्थिति आती है तो हमारा मन परेशान होता है, पर हम उस स्थिति से बाहर निकल आते हैं, उस तनाव से बाहर निकल आते हैं। अगर वो स्थिति लंबे समय तक रह रही है तो हम उसे मैनेज करना सीख जाते हैं या अडेप्ट हो जाते हैं। पर यदि हम उस स्थिति को मैनेज करना नहीं सीख पाते हैं, यदि वो तकलीफ हमें दिन पर दिन होती रहती है, परसिस्ट करती रहती है और हमारी पर्सनल, सोशल, वर्क लाइफ पे इम्पैक्ट करने लग जाती है, तो माना जाता है कि ये कंडीशन अब क्लिनिकल हो गई है, या इसे हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर या एक मेंटल डिसऑर्डर का नाम देते हैं। साइकाइट्री में जो डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया सालों की रिसर्च के बाद बनाए गए हैं, जो कि सारा का सारा वर्ड जो है इन क्लासिफिकेशन और क्राइटेरिया को फॉलो करता है। यदि आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाएंगे, वो इन्हीं क्राइटेरिया को लेकर आपके लक्षणों को जांचकर आपको डायग्नोसिस देंगे। तो सबसे पहले ये चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि उदास सब होते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी उदासी से उबर नहीं पा रहा हूँ, चाहे उसका कारण बाहरी है या अंदरूनी है, मुझे कुछ तो उसके लिए करना ही है। उसी तरीके से ठीक है, तनाव सबको होता है, लेकिन यदि मैं उस तनाव से उबर नहीं पा रहा हूँ, चाहे उसका कारण बाहर से आ रहा है या अंदर से, पर मुझे उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। और क्या करा जाए, उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत है। तो जब आपको लगने लगे कि आपके हाथ से, आपके मानसिक स्थिति आपके हाथ से बाहर हो रही है, आप अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आप जिस तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं, रिलैक्स होके, खुश होके और हाईली प्रोडक्टिव जिंदगी जीना चाहते हैं, वो नहीं जी पा रहे हैं, आपका किसी से मिलने का मन नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, और जिन चीजों को आप पहले एंजॉय करते थे वो चीजें भी अब अच्छी नहीं लगती हैं, या गुस्सा बहुत आता है, या मन में बार बार नेगेटिव थॉट्स या मरने के विचार आते हैं, सुसाइडल आइडियाज आते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी प्रोफेशनल की राय लीजिए। हो सकता है ये क्लिनिकल कंडीशन हो, और इन क्लिनिकल कंडीशंस का इलाज संभव है। इसलिए ये ना माने कि यदि कोई कहेगा कि आपको मानसिक रोग है तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। मानसिक रोगों का पूरी तरीके से इलाज होना संभव है। बिल्कुल डॉक्टर ज्योति, क्योंकि आप इलाज की बात कर रही हैं, ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं, जो रिपोर्ट है ये WHO की, वो ये भी कहती है कि कुल पीड़ितों में, पीड़ित मतलब जो लोग डिप्रेशन का शिकार है या जिन्हें किसी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, उसमें जो 82% लोग हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं। अब लो और मिडिल इनकम कंट्रीज से हम मान सकते हैं डेवलपिंग नेशंस इसमें शामिल हैं। क्या इन ऐसे कंट्रीज में जो हमारी हेल्थ सर्विस है वो इतनी सक्षम है कि हम जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दे पा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित है जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं?
जहाँ तक बजट की बात की जाए तो ये तो हम काफी सालों से कह रहे हैं कि डेवलपिंग नेशंस में खासकर हमारे देश में भी जितना बजट का हिस्सा मेंटल हेल्थ पे डेडिकेट किया जाता है वो बहुत कम है। आई थिंक 0.01% ऑफ हेल्थ बजट रहा है, जो पिछले साल के बजट में इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया था। पर बजट से ज्यादा जरूरी है एक्सेप्टेंस होने की। तो हमें जो करना है हेल्थ सर्विसेज के लिए, वो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अवेयरनेस फैलानी है, हमें एजुकेट करना है, हमें लोगों को ये बताना है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो मेजर हिस्सा जो हमारा जाना चाहिए मेंटल हेल्थ की रोकथाम के लिए, वो एजुकेशन और अवेयरनेस में जाना चाहिए, इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ाने में जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी हेल्थ सिस्टम में जाते हैं तो उसमें यदि हम फिजिकल हेल्थ के लिए जाते हैं तो स्क्रीनिंग होती है, हम हेल्थ चेकअप्स कराते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्थ चेकअप या स्क्रीनिंग बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो जब आप किसी हेल्थ सिस्टम में जा रहे हैं और अगर वहाँ पे साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं ही नहीं, जो कि हम सब आंकड़ों से जानते हैं कि जो रेशियो है साइकाइट्रिस्ट टू पेशेंट की रेशियो है इन कंट्रीज में, वो बहुत कम है। और खासकर अगर छोटे शहरों में देखा जाए, दूर दराज के इलाकों में देखा जाए, तो वहाँ पे बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है मनोचिकित्सकों की और साइकोलॉजिस्ट की। तो वहाँ पे क्योंकि अवेलेबिलिटी ही नहीं है, इसलिए इन तकलीफों को स्क्रीन ही नहीं किया जाता है या इनके बारे में जांच ही नहीं की जाती है, इन्हें डायग्नोज नहीं किया जाता। और जब कोई भी परेशानी का डायग्नोसिस नहीं होता है तो उसका इलाज भी नहीं होता है। और जितना लंबा एक प्रॉब्लम चलती है उतना ही उसका इलाज होने का जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप होने लग जाती है, बीमारी क्रॉनिक होने लग जाती है। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग सबसे पहले इस चीज को माने और एक्सेप्ट करें। जहां तक सर्विसेज को अवेल करने का सवाल है, क्योंकि मानसिक रोग इस तरह के हैं कि कोई क्रॉनिक इलनेस है, लाइफ लॉन्ग या लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम है, इसलिए उसमें जो इंटरवेंशन का खर्चा आएगा वो डेफिनेटली नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार या शॉर्ट लास्टिंग इलनेसेस से ज्यादा आएगा। तो इसे इंश्योरेंस में इंक्लूड करना काफी हद तक जरूरी है कि इसे इंश्योरेंस में इंक्लूड किया जाए, जिसके लिए भी कदम उठाए गए हैं, पर अभी तक पूरी तरीके से इसकी एक्सेप्टेंस इवन मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस में भी नहीं है। तो इन दो चीजों पे अगर हम ध्यान करें कि एजुकेशन करें, अवेयरनेस बढ़ाएं और साथ साथ में स्क्रीनिंग प्रॉपर की जा सके ताकि टाइमली इंटरवेंशन की जा सके और इंश्योरेंस में हम इसको इंक्लूड करें, तो काफी हद तक जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा है वो कम किया जा सकता है और हर आदमी, किसी भी इकोनॉमिक लेवल का आदमी इस सर्विस को अवेल कर सकता है। डॉक्टर ज्योति, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स बोले और इंश्योरेंस का जो आपने जिक्र यहाँ पर किया है बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ एक इंकरेजमेंट होनी चाहिए या लोगों के पास कुछ एक रीजन होना चाहिए कि वो अपनी मानसिक बीमारी का इलाज क्यों कराए। आखिरी सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि हर बीमारी की एक जड़ होती है, क्या कंटेंट या जो एक हम कहते हैं कि मैं हर चीज से खुश हूं, क्या उसका कोई फॉर्मूला है? कंटेंटमेंट ऑब्वियसली वो अंदर से आती है। जितना हम बाहर से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, चीजें पाने की कोशिश करते हैं, उतना हम दौड़ भाग में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि हमें अगर इतना एजुकेशन हो जाएगा या ये जॉब लग जाएगी या इतना पैसा मिल जाएगा या मेरे घर इतना बड़ा आ जाएगा या गाड़ी हो जाएगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। पर संतुष्टि का सीधा सीधा क्राइटेरिया ये है कि हमें जिस स्थिति में हमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है, वो हमारे लिए सक्सेस होना चाहिए, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। और अगर हम कारण जाने कि आजकल क्यों मनोरोग इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल और जिस तरह का तनाव हमारी लाइफ में है वो एक मेजर कारण है। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और उसी के चलते यदि हम रोकथाम करना चाहते हैं मानसिक रोगों का, तो सबसे पहले इसके जड़ को देखना पड़ेगा, जो कि है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो रहन सहन है और हमारी जो अपने आप से और अपने आसपास के वातावरण से जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं, यदि हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे तो हम डेफिनेटली मानसिक रोगों से बच सकते हैं।
दूसरा, अगर हम टाइम पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अपने मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देंगे, जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य को महत्व देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट पे फोकस करते हैं, उसी तरीके से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देंगे, अपने आप को खुश रखने के लिए, शांत रखने के लिए, नेगेटिविटी कम करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाएंगे, उतना हम मानसिक रोगों से बच सकते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दें और अपने आसपास के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें, उन्हें एनकरेज करें, उन्हें डिस्करेज ना करें कि डॉक्टर के पास मत जाइएगा, बात मत कीजिएगा, दिखाइएगा मत, क्योंकि वो फिर इस तकलीफ को सिर्फ बढ़ाएगा, इससे रोकेगा। बिल्कुल, अपनी मेंटल हेल्थ को छिपाइए नहीं, शेयर कीजिए अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी, और अगर दूसरे में भी लक्षण दिखते हैं तो जैसा डॉक्टर ज्योति बता रही हैं, उनको भी कहिए किसी विशेषज्ञ की मदद लें। बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर ज्योति कपूर, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी बिजनेस की एक मुहिम की, जो कि एक बार फिर से रंग लाई है। अब होटल और रेस्टोरेंट वाले खाने के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने इस मामले को लीड किया और निर्णायक मोड़ तक भी पहुंचाया। सबसे पहले 24 मई को हमने ये दिखाया था आपको कि कैसे रेस्टोरेंट लोगों से जबरन सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। इसके बाद सरकार भी हरकत में आई और 2 जून को रेस्टोरेंट एसोसिएशन सहित स्विगी, जोमैटो जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों को समन किया और आखिरकार सरकार ने एक्शन लेते ही सर्विस चार्ज पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई। अब होटल और रेस्टोरेंट के सर्विस चार्ज वसूलने का खेल खत्म हुआ। सरकार ने साफ कर दिया है कि खाने के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ा जा सकता। अगर कोई भी होटल इसको खाने के बिल में जोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे में आप अपने परिवार के साथ खाना खाने किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बिल में जरूर देखें कि कहीं उसमें सर्विस चार्ज तो नहीं जुड़ा है। आपको बता दें कि हमने 24 मई को सर्विस चार्ज के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। सरकार हमारी मुहिम के साथ है और ग्राहक को स्पष्ट किया है सरकार ने कि आप सर्विस चार्ज न दें। इसके बाद सरकार हरकत में आई और 2 जून को रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ स्विगी, जोमैटो और ओला जैसी फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों को समन किया। इसके बाद भी हम लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे और इस मुहिम को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया। ऐसे में सरकार को सर्विस चार्ज पर रोक लगानी पड़ी। आपको ये समझना जरूरी है कि अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट आपसे नियमों के खिलाफ सर्विस चार्ज लेता है तो आप होटल या रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप नेशनल कंज्यूमर की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1915 या कंज्यूमर कमीशन की वेबसाइट ई-दाखिल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर, जिलाधिकारी, जिला स्तर पर भी आप CCPA की ऑफिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही ccpa@nic.in पर भी ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आपकी शिकायत पर दोषी होटल या रेस्टोरेंट के खिलाफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA कार्रवाई करेगा। सरकार ने साफ किया है कि रेस्टोरेंट को ये बताना होगा कि सर्विस चार्ज ग्राहक की मर्जी से है। वो अगर सर्विस से खुश हैं और अपने मन से सर्विस चार्ज देना चाहते हैं तो ही होटल या रेस्टोरेंट वाला इसे ले सकता है, लेकिन ये सर्विस चार्ज बिल में पहले से जुड़ा नहीं होगा। इतना ही नहीं, कोई होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज का नाम बदलकर किसी और नाम से ग्राहक से पैसे नहीं वसूल सकता। आपको बता दें कि होटल वालों का तर्क था कि सर्विस चार्ज के पैसे को वो होटल स्टाफ में बांटते हैं। ऐसे में सरकार ने कहा है कि होटल या रेस्टोरेंट अपने कर्मचारियों को बेहतर सुविधा दे, लेकिन इसका भार कंज्यूमर पर नहीं पड़ना चाहिए। हमारी मुहिम यही नहीं रुकेगी। अगर अब भी कोई रेस्टोरेंट या होटल आपसे सर्विस चार्ज ले रहा है तो आप हमें #NoServiceChargeWithZ पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। हम आपकी शिकायत सरकार तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी बिजनेस ने मुहिम चलाई। सर्विस चार्ज जबरन वसूलना होगा दंडनीय अपराध, तो इसलिए हमने इस पर मुहिम चलाई थी और सरकार जल्दी ही इस पर सर्कुलर लाने की तैयारी में है। सरकार एक्शन में आई। जी बिजनेस की मुहिम का असर नजर आया है। होटल, रेस्टोरेंट पर लगाम। शिकायत को दर्ज करना जो पहले एक बड़ी प्रक्रिया होती थी उसको और आसान कर दिया गया है। आप उस होटल में बैठे बैठे भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसको एक टाइम बाउंड तरीके से अपनी शिकायत पर निस्तारण या हल मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं वसूल सकते सर्विस के दाम।
तो आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है और थोड़े समय देखते, नहीं तो हम एक मुहिम शुरू करेंगे। अगर होटल्स ने इसे लागू नहीं किया, हेल्पलाइन खोल देंगे हम और सीधा भेजेंगे CCPA के पास, देखो ये नहीं मान रहे। कहीं होटल में आपसे जबरदस्ती सर्विस चार्ज लूटा जाए तो बोल दीजिए जी बिजनेस में कंप्लेन करने वाले। जी बिजनेस, आपका फायदा। खाने के तेल की कीमतों को कम करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कल एक बैठक बुलाई है, जिसके तहत MRP में बदलाव करने का निर्देश दिया जाएगा। ये बैठक सुबह 11 बजे होनी है। खाद्य सचिव ने यह भी कहा है कि आटे के दाम भी काबू में हैं। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे। खाद्य सुरक्षा पर सरकार का लगातार फोकस है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं खाद्य सचिव सुधांशु पांडे। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि लगातार गेहूं और आटा ये लगातार एक चिंता का कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि आटे की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सरकार लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही थी। अभी का क्या स्टेटस है? क्या हम इसको लेकर कोई नया स्टेप? देखिए, आटे का दाम अगर आप कंपेयर करें इंटरनेशनल और नेशनल प्राइस में, तो नेशनल प्राइस चेक में है, लेकिन जो बढ़ोतरी पहले हो रही थी आटे और वीट के दाम में, उसमें काफ़ी रुकावट आई है और सरकार उसको लगातार मॉनिटर कर रही है। खाने के तेल पर पिछली बार जब आपने बताया कि काफ़ी कम हुए दाम, 10 से 12 रुपये कम हुए दाम, लेकिन अगर हम रिटेल मार्केट में जाते हैं तो अभी भी दाम वही हैं। जब नए पैकेट्स में भी वो मेंशन नहीं हो के आ रहा है। इसके लिए हम कोई कदम या कंपनी से कोई बातचीत शुरू कर रहे हैं? हम कल 6 तारीख को कंपनियों के साथ एक चर्चा कर रहे हैं और हम उनको यही बताना चाह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्राइजेज़ कम होने की वजह से दाम में गिरावट आई है, उसका पूरा बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन होना चाहिए। दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी खराबी के बाद विमान को कराची में उतारा गया। एविएशन रेगुलेटर DGCA के मुताबिक विमान में 150 यात्री सवार थे। चालक दल ने बाएं टैंक से ईंधन की मात्रा में असामान्य कमी देखी, जिसके बाद ATC के सहयोग से विमान को कराची में उतारा गया। उन्होंने बताया कि उड़ान के बाद जांच के दौरान बाएं टैंक से कोई लीक नहीं देखा गया। वहीं कुछ ही देर बाद स्पाइस जेट के एक और विमान में तकनीकी खराबी के बाद उसकी लैंडिंग करानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक कांडला से मुंबई उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट के विमान का साइड विंडशील्ड का बाहरी हिस्सा टूट गया। इसके बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। अब वक्त है इंडिया 360 डिग्री की खास पेशकश, मामला क्या है। सरकार ने 1 जुलाई को पेट्रोल, डीजल और ATF यानी विमानन ईंधन के निर्यात के साथ ही घरेलू स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। विंडफॉल टैक्स लगने के बाद तेल कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया 360 डिग्री की खास पेशकश मामला क्या है में आज हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर क्या है विंडफॉल टैक्स, क्यों सरकार ने इसे लगाया है। देखिए, क्रूड ऑयल के घरेलू प्रोडक्शन पर तेल कंपनियों को अब 23,250 रुपए प्रति टन चुकाना होगा और ये रकम कंपनियों को विंडफॉल टैक्स के तौर पर देनी होगी। रेटिंग एजेंसी मूडीज की माने तो इससे जहां सरकार को करीब 94,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, तो वहीं बड़ी ऑयल कंपनियों के मुनाफे में कमी आएगी। अब सवाल उठता है कि जिस विंडफॉल टैक्स को लगाकर सरकार इतनी रकम कमा रही है, असल में ये है क्या? विंडफॉल टैक्स एक मुश्त कर होता है। हिंदी में इसे अप्रत्याशित लाभ कर भी कहा जाता है। ये उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो ऐसी परिस्थितियों की वजह से लाभ कमा रही हैं, जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल में तेजी से जहां सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ रहा है, तो वहीं तेल कंपनियां खूब मुनाफा कमा रही हैं। ये मुनाफा कंपनियां अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करके नहीं, बल्कि भू राजनीतिक स्थिति की वजह से कमा रही हैं। इसीलिए इन पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया है। अब सवाल उठता है कि सरकार ने अभी क्यों विंडफॉल टैक्स लगाया? तो इसकी वजह है
कंपनियों की तरफ से उठाए गए कदम। दरअसल तेल कंपनियों ने ज्यादा लाभ पाने के इरादे से बीते दिनों विदेशी बाजार में तेल उत्पाद के निर्यात को बढ़ा दिया था। इससे घरेलू बाजार में तेल की आपूर्ति कम होने का जोखिम था और साथ ही इससे सरकार का राजस्व भी कम होता है। ऐसे में सरकार ने आपूर्ति सुनिश्चित करने और राजस्व को बढ़ाने के लिए विंडफॉल टैक्स लगाया है। विंडफॉल टैक्स लगने के बाद तेल कंपनियों और उनके शेयरों में उथल-पुथल मच गई है। लेकिन विंडफॉल टैक्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे कई देशों में भी लगाया जा रहा है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने की खातिर ऊर्जा कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। इन कंपनियों पर 25% टैक्स लगाया गया। यूके के अलावा इटली और हंगरी जैसे कुछ देशों ने भी ये टैक्स लगाया था। तेल कंपनियों के मोटे मुनाफे पर भारत में पहले भी विंडफॉल टैक्स लगाने पर विचार किया गया था। नीति निर्माताओं ने 2018 में इस पर विचार किया था। इससे पहले 2008 में जब तेल की कीमतें सबसे ऊपरी स्तर पर थीं, तो भी ये टैक्स लगाने पर विचार किया गया। तब तेल कंपनियों ने बड़ा विरोध किया और इसकी वजह से ये विचार छोड़ना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉयड पर टोल फ्रॉड मैलवेयर को लेकर यूजर्स को अलर्ट किया है। यह मैलवेयर आपका वाईफाई कनेक्शन बंद करके मोबाइल वॉलेट को खत्म कर सकता है। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा यह मैलवेयर आखिर है क्या? ये कैसे आपको नुकसान पहुंचाता है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। टेक्नोलॉजी ने काम जितना आसान किया है उतने ही नए खतरे भी पैदा किए हैं। आए दिन मोबाइल फोन और कंप्यूटर सिस्टम पर मालवेयर अटैक की खबरें आती रहती हैं। अब एंड्रॉयड यूजर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अलर्ट जारी किया है। माइक्रोसॉफ्ट की 365 डिफेंडर रिसर्च टीम के मुताबिक एंड्रॉयड सिस्टम पर टोल फ्रॉड मालवेयर अटैक कर रहा है। टोल फ्रॉड मालवेयर यूजर के फोन में प्रीमियम सर्विस को ऑटोमेटिक सब्सक्राइब कर देता है। ये किसी भी एक्टिविटी के लिए सेल्यूलर कनेक्शन का इस्तेमाल करता है। वाईफाई कनेक्शन होने के बावजूद ये डिवाइस को मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए फोर्स करता है। एक बार टारगेट नेटवर्क से कनेक्ट की पुष्टि हो जाने के बाद ये चुपके से एक फ्रॉड मेंबरशिप शुरू करता है और यूजर्स की सहमति के बिना इसकी पुष्टि करता है। कुछ मामलों में ऐसा करने के लिए वन टाइम पासवर्ड को भी इंटरसेप्ट कर लेता है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि फिर यह सब्सक्रिप्शन से संबंधित एसएमएस नोटिफिकेशन को भी बाईपास कर देता है। इससे यूजर्स को धोखाधड़ी वाले लेन देन के बारे में जानकारी नहीं मिलती और आपके नाम पर सब्सक्रिप्शन चलता रहता है। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टोल फ्रॉड मालवेयर डायनेमिक कोड लोडिंग का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से मोबाइल सिक्योरिटी सॉल्यूशन के लिए खतरों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कंपनी ने यूजर्स को सलाह दी है कि फोन को हमेशा अपडेट रखने की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही किसी अनजान और अनट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से एप्स डाउनलोड करने से बचें। कुछ ऐसे ऐप्स बहुत ज्यादा परमिशन मांगते हैं जिनको लेकर सतर्क हो जाने की जरूरत है। अगर कोई ऐप फेक डेवलपर प्रोफाइल या एक जैसे आइकन को यूज करते हैं तो भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते समय रेटिंग पर जरूर ध्यान दें। अगर आपने मैलिशियस ऐप डाउनलोड कर लिया है तो आपके फोन में कुछ दिक्कतें जैसे रैपिड बैटरी ड्रेन, कनेक्टिविटी इश्यूज या डिवाइस हीटअप हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिक्किम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नैरोबी मक्खियों का आतंक देखने को मिला है। मक्खियों के संपर्क में आने के चलते 100 से ज्यादा छात्र संक्रमित भी हो गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्वी सिक्किम के सिक्किम मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान में नैरोबी मक्खियों का कहर देखने को मिला है। नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने से करीब 100 छात्रों को गंभीर त्वचा संक्रमण का सामना करना पड़ा है। खबर ये है कि पूर्वी अफ्रीका में पाई जाने वाली नैरोबी मक्खियां SMIT परिसर में तेजी से बढ़ रही हैं। मक्खियों का संक्रमण इतना ज्यादा है कि एक संक्रमित छात्र के हाथ की सर्जरी तक करनी पड़ी। जानकारों के मुताबिक नैरोबी मक्खियां देसी नहीं, लेकिन खाने की तलाश में ये नई जगहों पर जा सकती हैं। नैरोबी मक्खियां आमतौर पर फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं और कीटों को खा जाती हैं। ये मक्खियां काटती नहीं हैं, लेकिन किसी की त्वचा पर बैठने के दौरान उन्हें परेशान किया जाता है तो वे एक अम्लीय पदार्थ छोड़ देती हैं, जिससे जलन होती है।
जानकारों के मुताबिक अगर नैरोबी मक्खियां शरीर पर बैठ जाएं तो उन्हें धीरे से उड़ा देना चाहिए, न तो परेशान किया जाना चाहिए और न ही छूना चाहिए। जिस हिस्से पर ये मक्खियां बैठती हैं उसे साबुन और पानी से अच्छी तरह धो देना चाहिए। इधर संस्थान के प्रशासन का कहना है कि संक्रमित छात्रों का इलाज किया जा रहा है और छात्र ठीक हो रहे हैं। वहीं कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी को लेकर मामला गंभीर होता जा रहा है। इस मामले पर जी न्यूज को देश भर का समर्थन भी मिल रहा है। ट्विटर सहित तमाम सोशल मीडिया पर #I support रोहित रंजन नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा है। अब रोहित रंजन की गिरफ्तारी की कोशिश को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस की मनमानी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल उठाए। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि लोकतंत्र कुचलना तो कांग्रेस की आदत है। सर, छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन के घर पहुंचती है बिना सूचना के, सादा वर्दी में, घर पर बदसलूकी उनके परिजनों से करते हैं। लोकतंत्र को कुचलना ये तो कांग्रेस के स्वभाव में प्रारंभ से ही रहा है। अधिनायकवादी मानसिकता के लोग जब पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं तो कहर ढाते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया। और छत्तीसगढ़ में जहां सरकार है, एक पत्रकार के साथ दिल्ली में जाके ऐसी बदसलूकी कि खुद पत्रकार को भी पीटा, और इस देश ने कभी ये स्वीकार नहीं किया। ये न केवल पत्रकारिता के मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि जो लोकतंत्र का आधार स्तंभ है उसको कुचलने वाला काम है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि ये सब सीएम बघेल के आदेश पर हुआ। रमन सिंह ने कहा कि ये सब कुछ राहुल गांधी को खुश करने की कोशिश के तहत किया जा रहा है। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में अघोषित इमरजेंसी है। देखते हैं जिस तरह से सुबह सुबह 5 बजे पहुंचना वहां पे और गिरफ्तारी करने की कोशिश करना और इस तरह से ट्रीट करना जैसे कोई अपराधी हो। ये तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार और उसकी पुलिस इसी प्रकार काम करती है। अघोषित आपातकाल है छत्तीसगढ़ में, किसी के खिलाफ भी FIR, किसी को भी गिरफ्तार करना, और वही आदत उनकी बनी हुई है राहुल गांधी को खुश करने के लिए कुछ भी कदम उठाने के लिए कार्रवाई करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जाके सादे वेश में 15 लोग घूम रहे हैं, न जांच हुई, न बातचीत हुई, न उनके बयान दर्ज किए गए। उन्होंने ऐसे भी गलती अपनी स्वीकार करके क्षमा भी मांग लिया था। उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई, मुझे लगता है कि जो परंपरा छत्तीसगढ़ में बनी हुई है वो वहां लागू करना चाहते हैं। आइए अब आपको आज दिन भर के कारोबार का हाल भी बता दें। शेयर बाजार आज दूसरे दिन अच्छी तेजी के साथ खुले तो थे, पर आखिरी घंटे में मुनाफा वसूली का शिकार हुए। सेंसेक्स 100 अंक टूटकर 53,134 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 24 अंक गिरकर 15,810 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 125 अंक लुढ़क कर 33,815 पर बंद होने में कामयाब रहा। और मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर इस वक्त हमारे साथ है। अविनाश जी, स्वागत करते हैं। आज बाजार अच्छी तेजी के साथ फिसला जरूर, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे अब कल के बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट काफी वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि आज भी हमने देखा कि पहले फर्स्ट हाफ में मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से उछाल दिखाई, लेकिन एंडिंग में हमने थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखा। और हालांकि आज एक अच्छी बात हुई कि आज एफआईएल ने थोड़ी सी ज्यादा खरीदारी की है, तो ये बात डेफिनेटली मार्केट्स को अच्छी लगेगी। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूंगा ये है कि डॉलर इंडेक्स अभी काफी ऊपरी लेवल तक पहुंचा है। करीबन आज का जो लेवल है वो 106 का है, तो ये डेफिनेटली एक चिंता की बात रहेगी। जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तभी हम देखते हैं कि एफआई के आउटफ्लो ज्यादा बढ़ते हैं। तो कल के सत्र में मार्केट इसको कैसे देखेगा ये काफी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो सेक्टर अच्छे करेंगे उसमें हमको लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर है, कैपिटल गुड सेक्टर है, और जो आईटी कंपनियां हैं, क्योंकि जितना ज्यादा रुपया वीक होता है, आज रुपया ने भी एक नया लो रिकॉर्ड किया है, तो उनके लिए डेफिनेटली आने वाले दिनों में रिकवरी और अर्निंग्स काफी अच्छी बढ़ेंगी। बट
ओवरऑल मार्केट का जो मूवमेंट है वो मेरे ख्याल से अभी अर्निंग सीजन के हिसाब से चलेगा। 8 तारीख को TCS के नंबर भी आने वाले, तो मार्केट में जो निवेशक है वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करे, क्योंकि इंडेक्स आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी जो है वो काफी सिग्निफिकेंटली दिखा सकता है, तो ये बात ध्यान में रखिए। बहुत धन्यवाद करेंगे अविनाश जी, बाजार पर कल के लिए स्ट्रैटेजी और निवेशकों के लिए राय देने के लिए कि वो क्या करें अब आने वाले दिनों में बाजार में। आइए आपको बताएं, टाटा मोटर्स के लिए राहत और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए बुरी खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब बेस्ट को फिर से 1400 से 2100 बसों का टेंडर जारी करना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा है, समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार से। ब्रजेश, बॉम्बे हाई कोर्ट ने टाटा मोटर्स को बड़ी राहत दी है, क्या है इस पूरी खबर के मायने? बेस्ट ने इस साल फरवरी में जो करीब 1400 से 2100 इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर जारी किया था, अब बेस्ट को नए सिरे से इन बसों के लिए टेंडर मंगाना पड़ सकता है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पाया है कि जो ईवी ट्रांस को ऑर्डर दिया गया था, जो कि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की सब्सिडियरी कंपनी है, उसका टेंडर भी वाजिब नहीं पाया गया। जबकि टाटा मोटर्स ने इस मामले को लेकर जो चुनौती दी थी, तो टाटा मोटर्स की बोली को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने सही नहीं पाया। ऐसे में अब करीब 3675 करोड़ रुपए के आसपास का जो ये टेंडर था, अब इसको बेस्ट को नए सिरे से मंगाना पड़ेगा। हालांकि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि टाटा मोटर्स इस बोली में, जो नई बोली आएगी, उसमें नए सिरे से हिस्सा ले सकती है। दरअसल मामला ये था कि मई में जब बेस्ट ने ये टेंडर के नतीजों का ऐलान किया था, उस वक्त टाटा मोटर्स ने ये आरोप लगाया था कि आखिरी चरण में जाकर के बेस्ट ने जो तकनीकी कंडीशन थी, उसको तकनीकी जो पैमाना था उसको बदल दिया, और उससे ईवी ट्रांस नाम की जो कंपनी, जो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की सब्सिडियरी थी, उसको फ़ायदा पहुंचाया गया और गलत तरीके से टाटा मोटर्स की बोली को रद्द कर दिया। इसी मामले को लेकर के टाटा मोटर्स ने बेस्ट के इस टेंडर की प्रोसेस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जहां पर हाई कोर्ट ने कहा है कि अब इसको नए सिरे से टेंडर मंगाना पड़ेगा इस मामले पर। धन्यवाद करेंगे ब्रजेश, पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपको बताएं, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने कहा यूक्रेन के लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो गया है, तो दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं दिख रहे। ज़ेलेंस्की ने कहा, हम लड़ते रहेंगे। महायुद्ध के 125वें दिन यूक्रेन को अब तक की सबसे करारी हार मिली है। लुहांस्क में रूसी सेना ने जीत का परचम लहरा दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सैनिकों को बधाई देते हुए ऐलान किया कि लुहांस्क में रूसी सेना की जीत हुई है। Дерзких по-хорошему воинов много, достаточно, и они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами. Мои поздравления и слова благодарности в полном объеме относятся и к бойцам 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेगा, हम जंग जारी रखेंगे। डोनबास में यूक्रेन की गोलीबारी से 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि इस हमले में 20 लोग घायल हुए हैं। हवाई हमले में कई घर तबाह हो गए, सड़क पर तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। माइकोलेव में हुए हवाई हमले से कई लोगों के मारे जाने की खबर है। यहां अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने शेल्टर्स में शरण ले रखी है। यूरोप का आरोप है कि रूसी सेना यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। 125 दिन के बाद भी यह महायुद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस युद्ध पर अड़ा हुआ है, दूसरी ओर यूक्रेन सामने डट कर खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं, घर के घर पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ से तबाही ऐसी लग रही है मानो शहर
दरिया में तब्दील हो गया हो। जगह जगह लोग सैलाब में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर बाढ़ की चपेट में है। हर ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है। शहर में हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में भर गया है। इस तस्वीर को देखिए, जहां कभी मार्केट थी वहां हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दुकान के बाहर कई फीट पानी जमा है। बाढ़ के साथ बारिश दोहरी आफत बनकर आई है। लगातार बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। बाढ़ की वजह से सिडनी शहर को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से हालात कितने भयावह हैं, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। सैलाब में फंसे युवक को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। स्थानीय प्रशासन ने हजारों लोगों को अपने घरों को खाली करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग ने सिडनी और न्यू साउथ वेल्स में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 डिग्री में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।